तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में कुंडली विश्लेषण के प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में इनकी कुंडली ये 1998 के हैं और सवाल इन्होंने पूछा है कि पुलिस विभाग में मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। आइए साथ में देखते हैं कि कैसे ये देखा जाए कि कैसे किस तरीके से व्यक्ति के सवाल का उत्तर हमें निकालना है। इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने कुंडलियों को लाने का प्रयास ज्यादा मात्रा में कर रहा हूं। सबसे पहले बता दूं, इनकी कुंडली में इनका जन्म जो हुआ है वो ज्येष्ठ माह में। व्यक्ति जो होता है वो गर्मी से युक्त है और साथ ही साथ क्रोध को नियंत्रित भी करता है, बैलेंस बनाने का संपूर्ण प्रयास भी करेगा। आपके पास ये बल है कि आप दो चीजों में संतुलन पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ना तो किसी को छोड़ना है और ना किसी को पकड़ना है, दोनों को लेकर के चलना है। साथ ही साथ उत्तरायण में जन्म होने के कारण व्यक्ति के कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। उसके जीवन में चीजें परमानेंटली अच्छी होती जा रही हैं और वो जो भी चीज पाए वो रेगुलरिटी के बेस पे पाए। कभी भी कुछ ऐसा नहीं कि जो कुछ ज्यादा हो जाए कुछ कम हो जाए। बिल्कुल चीजें सामान्यतया संतुलन में ही जीवन में रहने वाली हैं। चाहे वो धन की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो अध्यात्म की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो। समझ रहे होंगे आप लोग। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास क्रोध को दबाने की और क्रोध को सही दिशा में सुनियोजित ढंग से खर्च करने की स्थिति भी है। आपके पास ये बल है कि आप क्रोध को सही दिशा में खर्च कर सके। उतावलापन रहेगा क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है। मंगलवार के जन्मे होने के कारण भी व्यक्ति जो है वो इंतजार करना उसके लिए बड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के प्रभाव में शून्यता कभी भी नहीं आती है, वो जबरदस्त होता है। सवाल क्या है कि क्या मैं पुलिस विभाग में नौकरी कर सकता हूं? अब गौर करिए तो व्यक्ति शुरू से ही गर्मी में है क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं वो ऐसे भी उनके पास ऊर्जा की कमी नहीं होती। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार प्राइवेट नौकरी भी करनी पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो रहा हो या चंद्रमा पापक बन रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने व्यय को और अपने मन को दोनों को संतुलित करना है और आपको इसी पे काम करना है। प्राणायाम वगैरह करके भी आप चंद्रमा को संतुलित कर सकते हैं। योग और प्राणायाम का भी आलम्बन लिया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक, रोहिणी नक्षत्र, व्यक्ति का चेहरा सुंदर, व्यक्ति सुंदर शरीर और चेहरे को रखने वाला, साथ ही साथ उसका व्यक्तित्व भी बड़ा ही विरल होता है और बहुत ही कम लोग समाज में ऐसे पाए जाते हैं। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास राजसिक प्रभावों का प्रभाव ज्यादा देख रहा हूं। व्यक्ति राजसिक और तामसिक है। सुंदर पहनना, सुंदर खाना, चटपटा स्वाद और अच्छे लोगों के बीच में रहना, महत्वाकांक्षा से भरा होना, लोगों के संपर्क में रहना, अपनी ऊंची पकड़ बनाना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की कला और अद्भुत क्षमता व्यक्ति के पास है। यह आपका पंचांग है। इसमें अच्छी बात क्या है? आपकी कुंडली में और पंचांग में सबसे अच्छी जो बात बन रही है वो आपके सवाल के हिसाब से मंगलवार का जन्म, ये सबसे अच्छा है। दूसरा क्या सबसे अच्छा हो सकता है? आपके पंचांग में सबसे अच्छी जो बात दूसरी है कि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति प्राइवेट नौकरी भी करे, व्यवसाय भी कर ले और सरकारी नौकरी भी कर दे। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, तीनों में से आप कुछ भी उठा सकते हैं। आपके लिए सब कुछ है और संपूर्ण थाली भरी हुई है। मंगलवार के जन्म होने के कारण व्यक्ति के पास अदम्य साहस है और व्यक्ति के पास बल और पराक्रम की कमी नहीं है। ये आपके पंचांग की सबसे अच्छी बात है। इसको आप अगर मेंटेन कर देते हैं तो निस्संदेह आपकी कुंडली आपके पास खड़ी हो जाएगी। अब आइए आपकी कुंडली में लग्न खाली, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम खाली और दशम और एकादशवां भाव खाली। जो भाव खाली होता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है और जहां तक बात है तो केंद्र अगर भरा हो तो कुंडली मजबूती से आगे बढ़ जाती है। बल और दम कम लगाना पड़ता है। कितने घर भरे हैं और कितने घर खाली, यही कुंडली यहीं से शुरू हो जाती है कि आपके पास कितना वो बजाने वाली है। जैसे वो पंचम भाव की स्थिति,
पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि नीच के हो रहे हैं, जहां मंगल जन्म कुंडली में उसके निकट बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव में जा रहे हैं। और गौर करिएगा उस पे राहु की दृष्टि है, यानी कि यश मिलने में देर हो, और अभी राहु की दशा है। अभी व्यक्ति के पास 2026 तक का वक्त है जहां वो नौकरी के लिए प्रयास कर सकता है। पहले ही बार में आपके सवाल का एक उत्तर मैंने दे दिया। 2026 तक आपके सामने जो भी फॉर्म आए आपको वो भर दे रहना चाहिए। और दूसरी बात बता दूं तो आपकी कुंडली में अभी राहु में शुक्र चल रहे हैं, जो कन्या लग्न की कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। भाग्य भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। व्यक्ति बहुत ही छुपी हुई छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं ना, जैसे छुप करके अपना काम करने वाला, अपने काम के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करने वाला, और साथ ही साथ ऊर्जा का मालिक होता है। यश भाव के अधिपति इस कुंडली में शनि बनते हैं, छठे भाव के भी अधिपति होते हैं। व्यक्ति के जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं होगी, विपरीत परिस्थितियों का अंबार भी लगा रहेगा। और राहु के 12वें भाव में बैठने के कारण ये स्थिति और भी ज्यादा, क्योंकि शत्रुग्रही हो रहे हैं राहु, और उसी की दशा में व्यक्ति के जीवन में अभी विपरीत परिस्थितियों का भखर बना है, इसी में अभी रहना है। साथ ही साथ अगर आप अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति जो कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनि मध्यस्थ होते हैं, वो आपके जीवन में थोड़े से प्रतियोगिता को डालने वाले, प्रतियोगिता भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से दूसरों से उलझिएगा मत। खर्च करने में आपको हमेशा जो है वो दिक्कत महसूस होती है। आप समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ व्यय करना है और कहाँ नहीं करना है। सवाल जो इनका है उसके हिसाब से सबसे पहले इनका सवाल पढ़ दूं तो इन्होंने सवाल जो पूछा है वो पूछा है कि पुलिस विभाग में जाने की 2019 से तैयारी कर रहा हूं, अभी वैकेंसी आई हुई है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल जाने की प्रभाव में हैं आप। मंगल जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन गौर करिए तो यहां मंगल मित्र की राशि में, और ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, केंद्र के 3 घर खाली, साहस रखना होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में सूर्य के साथ अपने मित्र के साथ बैठे हैं। चंद्रमा उच्च के और सूर्य जो इस कुंडली के लिए होते हैं व्यय भाव के अधिपति, 12वें के अधिपति आकर के भाग्य को अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस वजह से मैं जो समझता हूं कि 2025 से 26 तक का वक्त आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे भी बढ़िया एक वक्त और भी है जो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा दे सकता है, 2023 के 8वें महीने के बाद। ये वाला जो वक्त है, ये चूंकि यहाँ पे भी आपकी कुंडली में अगर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य यहाँ पे उच्च के हुए हैं, यहाँ पे सूर्य उच्च के हुए हैं शुक्र के साथ। इस दशा काल में जो 2022 के 9वें महीने से आ रही है आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, यानी कि अब आपकी कुंडली में एक अच्छा वक्त आया है 2022 के 9वें महीने के बाद। दूसरी बात बता दूं, आपको बिल्कुल ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में डिटेन चार्ट में गुरु की दृष्टि दशम भाव के अधिपति मंगल के ऊपर जा रही है। इन दोनों का परिवर्तन राजयोग बना है। ऐसी अवस्था में निस्संदेह व्यक्ति को पुलिस आदि के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, दशम भाव के अधिपति जो बनते हैं वो बनते हैं बुध, वो जाकर के शनि के साथ बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति का संबंध पंचम भाव के अधिपति योग कारक स्थिति पैदा करते हुए और लग्नेश भी होते हैं, वो पंचम भाव के अधिपति के साथ दशम में जाकर के व्यक्ति को गुप्त रूप से अपनी तैयारी करनी चाहिए, किसी को बता करके नहीं। या अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को, जैसे होता है ना कि मैंने आज इतना दौड़ लगा लिया, इतने सेकंड में इतना दौड़ लिया, ये कभी भी किसी को बताइए मत। आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल आप तक ही सीमित होनी चाहिए। किसी को बता देंगे धुआं उड़ जाएगा, पक्की बात है। लेकिन इस सवाल का मैंने उत्तर दिया। अगला सवाल आपने पूछा है, इन्होंने एक सवाल और पूछा है कि अभी मैं 22,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी छोड़कर पूरे ध्यान से नौकरी कर रहा हूँ, पूरे ध्यान से तैयारी कर रहा हूँ। ये सवाल ये उठता है कि राहु की दशा चल रही है और राहु में शुक्र आपकी कुंडली में 2019 में आए थे। आप लगभग उसी समय पे आपने अपनी नौकरी छोड़ी होगी। और दरअसल एक बात बता दूं, उससे थोड़े बहुत 2-4-5 महीने आगे पीछे की बात हो सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु में जब शुक्र आए थे तो वो उन्होंने आपके जीवन में बड़ा निर्णय लेने वाला एक साहस दिया था, क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति थे और जन्म कुंडली में बैठे भी वहीं निकट ही थे, भाग्य का व्यय कर रहे थे। और दरअसल आपकी कुंडली में अब जरा गौर करिए तो व्यक्ति जो है वो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा का है। वो एक ऐसे विचारों वाला व्यक्ति है जहां वो हमेशा ही कुछ अच्छा सोचता है, लेकिन जन्म कुंडली में बुध और शनि के अष्टम भाव में बैठने से जहां उसके निर्णय को मैं गलत नहीं कहूंगा, साथ ही साथ शुक्र आपकी कुंडली में कई बार भाग्य में जो अमावस्या दोष लगा है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं। लेकिन ये बात है कि चलो ये
कृष्ण पक्ष के जो चंद्रमा है आपकी कुंडली में वो पापक नहीं बन रहे हैं। इस वजह से शुक्ल पक्ष के जो प्रभाव में जो स्थिति आ रही है आपकी कुंडली में, जो चंद्रमा बैठे हैं वो बैठे हुए हैं, आपका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को। अब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के जो चंद्रमा होंगे वो व्यक्ति की कुंडली में पापक हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो अमावस्या दोष लगा है इसका दंश जन्म कुंडली के आपके पराक्रमेश को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को कुछ भी चीज बिना मेहनत के और बिना साहस के नहीं मिलने वाली है। कुछ भी चीज बिना मेहनत के और बिना साहस के नहीं मिलेगी। अगर एक चीज मैंने शुरू में बात कही थी कि आपके पास ये बल है कि आप बैलेंस करिए, बिना किसी को छोड़े दूसरे को पकड़ने का प्रयास, और साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो आपको जीवन में हर वो चीज बड़ी मशक्कत से मिली है जो भी आपने चाही, क्योंकि शनि नीच के हैं, पंचमेश नीच के हैं। ये पंचम भाव जो होता है वो मेहनत करने के बाद परिणाम का प्राप्त करने का भाव होता है। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में राहु से दृष्ट हो रहे हैं, जो कि खुद शत्रु की राशि में बैठ करके आपकी समस्या को कई गुना बढ़ा रहा है और आप अभी उसी की दशा में जी रहे हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी की आराधना करनी होगी और राहु के प्रभावों को हमें अपने फेवर में करना होगा। तो लाजवर्त, हालांकि अभी मैं लाजवर्त भी धारण करने को नहीं कहूंगा क्योंकि वो शत्रुग्रही हो रहे हैं, तो आपको अपने भाग्येश को बल देना चाहिए। यानी कि या तो आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं या फिर लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं। ये दो चीजें, या तो बुध का रत्न या तो फिर शुक्र का रत्न। और शुक्र के रत्न से आपके जहां भाग्य में और यश की वृद्धि होगी, वहीं साथ ही साथ आपके शुक्र के रत्न पहन लेने से आपकी कुंडली में जो व्यय का असंतुलन बना हुआ है वो भी कंट्रोल हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र यहां उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं और यहां पे शुक्र की जो स्थिति बनी है वो भी उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। ग्रह का स्टेटस मेंटेन हो और ग्रह अगर थोड़े से लग्न कुंडली में कमजोर भी भाव में बैठा हो और नवांश कुंडली में अगर अच्छा साहस और अदम्य साहस के घर में बैठ रहा हो दशमांश कुंडली के लिए, तो निस्संदेह हमें उसका रत्न पहन लेना चाहिए। उसमें नुकसान की बात नहीं है, जैसे हमारा काम हो जाए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस कुंडली में भाग्येश का रत्न सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर सभी चीजों में शुक्र का बल, मंगल का बल और सूर्य का बल आपके पास है। मतलब अदम्य साहस भी है, पराक्रम भी है, बल भी है और भाग्य का बल भी है। लेकिन एक चीज जो मुझे समस्या से ग्रसित करवा रही है आपके लिए, सूर्य और चंद्रमा का यहां बैठना। उच्च के चंद्रमा है, उनके पास बल है, लेकिन फिर भी मैं उसे ठीक नहीं कहूंगा, क्योंकि 12वें के अधिपति होकर के आकर के जन्म कुंडली में त्रिक भाव के अधिपति, गौर करिए 12वें और 6ठे और 8वें भाव के अधिपति का संबंध अगर भाग्य भाव से हो जाए तो भाग्य को कमजोरी मिल जाती है। क्योंकि ये बात भी निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में बैठे कौन कौन से ग्रह हैं, कहां कहां के अधिपति उस भाव को दूषित कर रहे हैं। तो अगर सेम यही स्थिति कि अगर लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठेंगे तो उनकी स्थिति और परिणाम के प्राप्त करने का प्रभाव जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन अगर वहीं 12वें भाव का अधिपति अगर भाग्य में आ जाए तो निस्संदेह भाग्य को व्यय कर देता है, भाग्य का व्यय कर देता है, भाग्य का नुकसान कर देता है। क्लियर है? अगला सवाल, करियर कैसा रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति कैसी रहेगी, उच्च पद पर जा पाऊंगा? देखिए जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति जो हैं वो राहु से दृष्ट हैं, नीच के शनि के साथ बैठे हैं, पर शुक्र के साथ बैठे हैं। सामान्य पद आपको मिल ही जाएगा, निस्संदेह ये बात तो मिलती है। राहु से अगर वो दृष्ट नहीं होते, और अभी मैं समझ रहा हूं कि अगर अभी आपको नौकरी मिल भी जाती है तो पद की जो स्थिति है वो बढ़ेगी राहु के बाद वाली दशा में, गुरु की दशा में। वस्तुतः आपकी कुंडली में गुरु जो है वो लग्न को देख रहे हैं, यहां भी गुरु का जो प्रभाव मैं देख रहा हूं वो आपकी कुंडली में उच्चके हो रहे हैं, तो यहां पे राहु का भी बल उनके पास बढ़ जाएगा, यानी कि गुरु की दशा में व्यक्ति की पद वृद्धि हो सकती है। दूसरी बात, यहां पे गुरु का परिवर्तन योग और जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति बुध शुक्र के साथ अगर बैठे हैं तो धर्म कर्माधिपति योग भी लगा है। इस वजह से व्यक्ति धर्म के रथ पर आरूढ़ होकर के अपने जीवन की यात्रा पूरी करता है। क्लियर है? धन कैसा है, अगला सवाल इन्होंने पूछा है, मेरी कुंडली में धन की स्थिति कैसी है? आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति धन देंगे, लेकिन हाँ व्यक्ति की वाणी अच्छी है, उसके साथ बहुत अच्छी बात है, उसकी वाणी, उसके पास धन और उसका प्रभाव ये बिल्कुल ही ठीक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। आप धन वाणी से बोल करके भी अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। अगर घूस भी लेंगे
तो निस्संदेह उससे भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि बुध वहां बैठे हैं, शुक्र वहां बैठे हैं, शनि वहां बैठे हैं। पर सूद पे पैसे मत दीजिएगा किसी को भी, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। लग्न को गुरु देख रहे हैं, लाभ के उच्च की दृष्टि से व्यक्ति के संपूर्ण यश की प्राप्ति। लग्न को गुरु का देखना, जन्म कुंडली में थोड़े बहुत मेहनत के बाद, व्यक्ति को मशक्कत करने के बाद वो चीज प्राप्त हो जाती है। और पराक्रम भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में मशक्कत को बढ़ाने वाली होने के साथ साथ व्यक्ति के प्रभाव को वृद्धि भी देगी और पॉजिटिव नेचर का बनाने वाली, अच्छे कम्युनिकेशन का मालिक बना देगी। क्लियर है? शुक्र का फल कुंडली में कैसा रहेगा? क्योंकि लग्न में, सप्तमांश और नवमांश में सब जगह शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन आपने बुरी बात तो देख ली, अच्छी बात नहीं देखी। वो उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं हर जगह। सप्तमांश कुंडली की आपने बात करी है, वो मैं देख लेता हूं। वहां पे भी शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में, कन्या लग्न की ही कुंडली वहां भी बनती है, और वहां पे वो जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति होकर के वहां पे भी अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्र के बैठने का प्रभाव बता देता हूं सीधे तरीके से। सबसे पहले तो वो भाग्य का बल वृद्धि करेंगे, जहां के वो अधिपति हैं, तो भाग्य का लाभ मिलता रहे। वहां पे सूर्य उच्च के चंद्रमा के साथ और मंगल स्वग्रही हो, मंगल जो है वो बैठे हैं, जो अपने राशि को देखेंगे तो व्यक्ति को बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, में से छोटे भाई से थोड़े बहुत असंबंध की स्थिति बनती है। लेकिन साथ ही साथ अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली में कई बार आपको मेंटल हैरेस करेगा। लेकिन दूसरी बात वहां पे ये भी है कि व्यक्ति को कई बार सुख भोगने वाला, कई तरीके का ज्ञान रखने वाला, उच्चतम शिक्षा में उसकी स्थिति मजबूत होने वाली हो जाती है, अनुभव का प्राप्त करने वाला और अनुभव रखने वाला, साथ ही साथ अपने से बड़े लोगों से उसकी मित्रता बड़ी अच्छी हो जाती है, ससुराल से धन प्राप्त हो जाता है, पत्नी का पक्ष अच्छा होता है, और साथ ही साथ व्यक्ति को गूढ़ और रहस्यमय विद्या की जानकारी होने के साथ साथ व्यक्ति के पास धन की भी स्थिति होगी, क्योंकि धन का मालिक भी तो है। मैंने ये बात इसलिए कही है हर बार कि आप लोग अपनी कुंडली में कई बार खाली अच्छी चीजें देखते हैं या तो खाली बुरी चीज देखते हैं। लेकिन गौर करिए कि यहां भी अष्टम, यहां भी अष्टम, यहां भी जन्म कुंडली में त्रिक भाव में बैठ रहा है, और शुक्र इस कुंडली के लिए कभी भी खराब नहीं होंगे, चाहे कहीं भी बैठ जाए, पक्की बात है। तो ये ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठ रहा है तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। और निस्संदेह अगर गौर करिए तो इस भाव के अधिपति उसके साथ परिवर्तन भी तो कर रहे हैं, तो ये आयु दे 85 साल की आयु व्यक्ति प्राप्त कर बैठता है, और व्यक्ति आयु का मालिक हो जाता है। आयु में लाभ हो, धन से लाभ हो, वाणी का लाभ हो, क्या ये ग्रह लाभ नहीं होता? मुझे तो कई बार, मैंने इस पे एक कार्यक्रम भी बनाया हुआ था जिसमें ये बात कही थी कि हम लोग कई बार ग्रह से सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि ग्रह आएगा तो बैग थमा करके जाएगा। ये लो मैं शुक्र ठहरा, ये है एक पेटी है, ये लो मैं गुरु ठहरा, ये 50,000 का है, ये लो मैं शनि ठहरा हूं, ये जो है वो 10,000 का है, ये लो मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, बुद्ध हूं, 25,000 का है। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो हमारी मूर्खता है जो हम ग्रह को खाली यही सोच लेते हैं कि आएगा तो छप्पर फाड़ के धन गिराएगा। ग्रह सिर्फ परिणाम धन का ही नहीं देता है, वो कई तरीके से देता है, जो कि हम कई बार नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति हमेशा धन को ही देखना चाहती है, इसीलिए हम वही पूछते भी हैं। पक्की बात है। खुद का मकान आपकी कुंडली में, यहाँ के अधिपति गुरु हैं, सुख को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, और मंगल यहाँ के अधिपति के साथ तृतीय एकादशवें के संबंध में, इस भाव से चतुर्थस्थ गुरु का संबंध, और जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति जो है वो गुरु जन्म कुंडली में जा रहे हैं उच्च के, और यहाँ जन्म कुंडली में खोड़शांसा अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे भी गुरु मंगल शनि का संबंध है। 100% बना लेंगे, और निश्चित तौर पे बना लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी कुंडली में उसका सुख है। शुक्र अष्टम में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, इसके ठीक आगे शुक्र और बुध जैसे दो सुभग्रह बैठे हैं, पंचमेश बैठा है, निसंदेह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जरा आगे सवाल पूछता हूं। इन्होंने पूछा है कि दाम्पत्य जीवन किस प्रकार का रहेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति हैं। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में नीच की दृष्टि का पड़ रहा है। पत्नी थोड़ी आलसी हो सकती हैं, चंचल मानसिकता की होंगी, क्रूर और उग्रता प्रभाव में दिख रही है। नवमांश कुंडली से आप मंगलिक हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे मंगलिक दोष पैदा हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति को मंगलिक जातिका से ही विवाह करना चाहिए। अगर वृषभ लग्न या मेष लग्न या इन्हीं दोनों राशियों से संबंधित अगर कोई जातिका मिले तो बिल्कुल विवाह कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा की तरफ से अगर संबंध बन जाए तो अति उत्तम रहेगा। देखिए सवाल कैसा है। ये व्यक्ति जो है 1998 का है और इसके अपने विचार भी हैं, और ये कहने की हिम्मत भी रखता है कि पिताजी और मेरे विचार मिलते नहीं हैं, और पिताजी और मैं एक कमरे में बैठते ही नहीं है। ये सब क्या कभी ठीक हो पाएगा सर? श्रीमान, सबसे पहले तो आपके विचार अभी हैं नहीं,
और दूसरी बात कि बनाइए भी मत। पिता जो है वो सर्वस्व हैं और पिता श्रेष्ठ हैं। उनके साथ विचारों का असमंजस स्थिति में जाना आपके आशीर्वाद में कमजोरी कर देगा। और ये जो अमावस्या दोष लगा है, यही आपसे ये काम करवा रहा है कि आपके संबंध आपके पिता से कमजोर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगने की बात है। और जो भी आपने अभी तक अगर विचार नहीं मिले हैं, चाहे मानसिक या किसी भी तरीके से, मैं समझता हूं कि उससे बिल्कुल तुरंत ही ठीक करने का प्रभाव विकसित करना होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में पिता का सुख अमावस्या दोष भी लगा रहा है और वहां पे उच्च के चंद्रमा भी बैठे हैं। फिर उनके जाने के बाद मैं नहीं समझता हूं। और मैं एक बात पिता से भी अगर वो देख रहे हो तो ये बात कर दूं, श्रीमन किसी भी तरीके से जो सूर्य और मंगल की स्थिति बढ़ी है यहाँ पे, ये क्रूरतम स्थिति है। तो पिता के संपूर्ण सुख भाव में दो दो क्रूरतम ग्रह या दो दो पापक ग्रहों का प्रभाव है। आप अपने प्रभाव को थोड़ा ढीला कर दीजिए और उसे उन्मुक्त होने दीजिए। लगाम बहुत ज्यादा कसेंगे तो घोड़े को दिक्कत होगी। बस इतनी सी बात कहूंगा। पर वस्तुतः दशम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, सूर्य का जन्म कुंडली में शुक्र की राशि में बैठना, ये ठीक नहीं होता है। धन भाव के अधिपति का लग्न को दशम भाव के अधिपति के साथ और लग्न के अधिपति के साथ बैठना, व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति ठीक है। आप इसके धन के बारे में चिंता मत करिए और बहुत ज्यादा अनुशासित मत बनाइए अपने बच्चे के संबंधों को अपने साथ। ये बात कहना चाहूंगा। बस इतनी सी बात है, इसको ही समझने की आवश्यकता है। बाकी आपकी कुंडली बहुत अच्छी बनी है। एक बात मैं समझता हूं कि हम कई बार अपने ही विचारों को लेकर के बहुत ज्यादा उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं। नहीं होना चाहिए। हमारे संबंध हमारे पिता के साथ और माता के साथ कभी भी कमजोर नहीं होने चाहिए। खास करके जब 3 संततियां होती हों, 4 संततियां होती हों, तो मुझे लगता है कि दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ पिता होता है, दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र होता है, जिसके लिए चाहे उसके कितने भी बच्चे हों, सब पर उसकी छाया बिल्कुल बराबर पड़ती हो और सबको उतना ही प्रेम करती हो। यही तो माता और पिता बनने का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है और ये हमेशा ही बने रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारी स्थिति कभी भी ऐसी ना हो कि हम एक ही कमरे में बैठ करके गुपचुप और चुप बैठे हों, जिसके आने के बाद अगर घर के बच्चे या घर के जो अन्य सदस्य हैं अगर खुश ना हो जाएं, तो फिर उनका आना कैसा? आने के बाद, पिता के आने के बाद अगर पुत्र खिलखिला करके उसके गले ना मिल जाए, खुश ना हो जाए, तो वो पिता कैसा? और वो पुत्र कैसा जिसके आने के बाद पिता वहां से उठ करके चले जाएं ताकि उनके पास बहस जैसी कोई स्थिति बन जाए? बिल्कुल ही स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें समझने की आवश्यकता है। पर वस्तुतः ये ठीक नहीं है। ये आपकी कुंडली में ऐसे संबंध बने हैं जैसे कि कुछ कमजोरी दिख रही है, इसको ठीक करना होगा। मंगल का संबंध आपकी कुंडली में, आपको व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। व्यय को संतुलित करिए। अपने पिता के साथ अपने सामंजस्य को बनाने का प्रयास आपको करना होगा। और उसके लिए अगर मैं बता दूं तो आपको माता दुर्गा की उपासना करनी होगी। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करिए। अपने घर में बाबा विश्वकर्मा की तस्वीर लगाइए और जितना ज्यादा हो सके पीपल के वृक्ष की सेवा करिए। अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष की कम से कम शनिवार के दिन 108 परिक्रमा भी कर लेने से बड़ा सुख मिल जाता है पिता से और व्यक्ति को भाग्य का बल मिल जाता है। ये स्थिति बनती है। राहु की दशा है, आप चुपचाप एक भाग्येश का रत्न धारण कर लीजिए। पर वस्तुतः अगर संपूर्ण विकास करना चाहते हैं तो लग्नेश का भी पहन सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं, नीच के शनि के साथ बैठे हैं, तो आपको भाग्य का रत्न भी ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि इस कुंडली के लिए भी वो ठीक बन रहे हैं। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश ही ठीक होंगे, मैं यही बात कहूंगा। आपकी कुंडली में भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीजों का सुख है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि खोडशांसा कुंडली में शनि, मंगल और गुरु का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से बन रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रही होगी या मैं ऐसे ही खाली? ऐसा तो नहीं होगा। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपके जितने भी सवाल थे बताए हैं। अब इस कुंडली में मैं ग्रह स्थिति बता देता हूं। मैं ग्रह की स्थिति में था कि सूर्य आपकी कुंडली में वृद्ध अवस्था के हैं, चंद्रमा जो है वो जिस डिग्री पे बैठे हैं 19 डिग्री के वो कुमार अवस्था के हैं, मंगल जन्म कुंडली में वृद्ध हो रहे हैं। इस वजह से आपको उनको साहस देने की आवश्यकता भी है। बजरंगबली की जितनी ज्यादा हो सके उपासना करने का प्रयास करिए। 3 बार हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन उनका नियमित रूप से दर्शन हो सके तो बड़ा लाभ करेगा। बुध जन्म कुंडली में मृत प्राय हो रहे हैं, अपनी वाणी पे काम करने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। गणेश जी के मंत्रों का जप आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर हो सके तो आप जयपुर के हैं, आपके आसपास कोई गणेश जी का मंदिर हो वहां पे, तो जरूर ही कभी कभी वहां चले जाना चाहिए। बुध मृत प्राय है, इसका मतलब क्या है? अगर जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होगी, लग्नेश मृत प्राय, इसका मतलब है कि हमें उस पर बल देने की आवश्यकता है। और निस्संदेह इसके लिए आपको गणेश जी के मंत्रों का जप
करना ही होगा और करना चाहिए। इससे आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, इससे आपका प्रभाव बदल जाएगा, इससे आपका व्यक्तित्व जो है वो और भी ज्यादा चौड़ा होगा और वृहद आकार लेगा। आप बुद्ध से प्रभावित हैं। बुद्ध से जो लोग प्रभावित होते हैं वो वस्तुतः संपूर्ण चीजें प्राप्त करना चाहते हैं और दरअसल उनके पास इस चीज का बल होता है कि कब किसके साथ कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट वो इतना बढ़िया जानते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। आपकी कुंडली में इसकी स्थिति बहुत अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूं। बुद्ध को और भी ज्यादा बल देना होगा, अपने गुरुत्व को बढ़ाना होगा, अपने आप को और भी गंभीर बनाइए। आपके पेट में बातें जो है वो फूल जाती हैं, पचती नहीं है, उसको पचाइए। पेट में बात रखिए, आपकी बात आपके तक ही सीमित रहे, किसी दूसरे को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, व्यक्ति दुख किसी को बता दे, सुख ना बताए। खुश हो तो आराम से अपने पास ही उसको सीमित रखिए। अपने उपलब्धि को किसी से बहुत ज्यादा चिल्लाने की और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप अपने आप को शांत रखिए। जितनी ज्यादा गंभीरता आपकी कुंडली में गुरु लग्न को देख रहे हैं, ये बालकपन क्यों है और ये उधेड़बुन क्यों है और ये कंफ्यूजन क्यों है? बिल्कुल भी नहीं। एकदम धैर्य से युक्त होकर के मजबूत पुरुष की भांति आपकी कुंडली में स्थिति होनी चाहिए। आपकी कुंडली में पृथ्वी तत्व की अधिकता है, अपने आप को गंभीर बनाइए जितना ज्यादा हो सके। ये स्थिति आपकी कुंडली में मैंने देखी तो बुद्ध तक था। गुरु जन्म कुंडली में 0 डिग्री के हैं, ये मृतप्राय है, इस वजह से बार बार ये बात कह रहा हूं। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में है 4 और 2 डिग्री के बाल अवस्था के होंगे। ऐसी स्थिति में इनकी डिग्री कमजोर हो रही है तो बाल अवस्था का ग्रह चूंकि 25% का परिणाम करेगा तो आपको अनुभवों का कमजोर बना देगा। इस वजह से जब कभी भी शुक्र की दशा आए या शनि का अंतर भी आए या दशा कभी भी आए तो इस दशा काल में अपने आप को एक्टिव ज्यादा रखना होगा, रिस्पॉन्सिबल खुद को ज्यादा बनाना होगा और जिम्मेदार बनाना होगा। नहीं तो फिर ये आपको बालकपन में ही उधेड़-बुन में डाल करके रख देंगे और आपके व्यय को असंतुलित कर देंगे। इस कुंडली में सबसे कमजोर बात जो मैं देख रहा हूं कि व्यक्ति की कुंडली में राहु का 12वें बैठना, केतु का यहां बैठना, गुरु यहां बहुत अच्छा बैठे हैं, 2 केंद्रों के अधिपति होकर के अपने ही भाव में बैठे हैं, ये कमजोर नहीं है। दशम भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति के साथ जहां अच्छी स्थिति बना रहे हैं वहीं पराक्रम और शौर्य योग भी घटित हो रहा है कुंडली में। इस वजह से जन्म कुंडली में व्यक्ति को सैनिक सेवा में जाने के लिए बिल्कुल तत्पर होना चाहिए। क्लियर है? अगर फॉर्म वगैरह भरना हो तो पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, श्रवण और शतभिखा आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आपकी कुंडली के लिए मैं जो देख रहा हूं इसमें व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित समस्या कभी कभी होती है और कभी कभी पेट से संबंधित समस्या होती है। कभी कभी व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट भी बनते देखा जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? क्या कही थी बात उन्होंने कल? कि जो अंतिम समय में मुझे याद करता है या जिस चीज को, जिस जीव के बारे में जो चीज स्मरण करता है वही बन जाता है। तो भगवान ने यहाँ पे भगवान अर्जुन से यही बात कहे हैं। क्या कहे हैं? कि तू चुपचाप मेरा स्मरण करता जा और युद्ध करता जा, फिर तू मुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम हर बार अगर भगवान को चेष्टा में लाते रहेंगे, भगवान की तरफ बढ़ते रहेंगे तो निसंदेह जहां जाएंगे, जहां आपका लक्ष्य होगा वहीं आप पहुंचेंगे। इस वजह से हमेशा ही जो व्यक्ति परमात्मा की शरणागति के पीछे भागता रहता है वो निसंदेह अपने परमात्मा की शरणागति को प्राप्त भी कर लेता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।